डेंगू बुखार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डेंगू बुखार को समझेंगे तो इसकी वार्निंग साइंस जो हैं वो जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक तो बेसिकली है वार्निंग साइंस। लेकिन जो बुखार के जो नॉर्मल साइंस हैं, जिनमें कि हेडेक है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, यानी कि ऑर्बिट जो है आइज़ का, आँखों के पीछे दर्द होना शुरू होता है, जब आइज़ मूवमेंट करते हैं तो दर्द होता है, मसल पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, और उसके बाद अलावा यूरिनरी आउटपुट कम हो जाती है। ये सिम्टम जो मैंने बताया ये आम है, लेकिन वार्निंग साइंस जो है उनसे हमारा अवेयरनेस होना, उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री पे जाएँ तो ये 2 से 7 दिन के अंदर अंदर ये बुखार ख़त्म हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, अदरवाइज़ अगर कॉम्प्लिकेट ना हो, क्योंकि एक वायरल डिज़ीज़ है, और वायरल डिज़ीज़ जो हैं वो सेल्फ लिमिटेड होती हैं। जिस्म की इम्यूनिटी अगर बेहतर हो तो जिस्म खुद फाइट कर सकता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएँ तो 4 डे ऑफ फीवर जो है वो बहुत डेंजरस है। यानी कि अगर फर्स्ट डे जो बुखार चढ़ा उससे लेके चौथा दिन जो है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उस वक्त तक, और उस वक्त चौथे दिन पे जाके अगरचे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक वायरस ने जो जिस्म के अंदर इम्यूनिटी है उसको बहुत डैमेज कर दिया होता है, और इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होती है। और प्लेटलेट जो हैं वो जो ब्लड वेसल से निकल के बॉडी में जा रहे होते हैं, और उससे बॉडी के बाहर एडिमा शुरू हो जाता है। ये एडिमा बॉडी से बाहर भी हो सकता है, यानी कि आइज़ पे हो सकता है, फुट पे हो सकता है, या बॉडी जनरलाइज्ड एडिमा बाज़ औक़ात हो जाता है अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स बाहर आ गए हैं। और इंटरनली जो है एफियन हो जाता है। अगर एफियन का मतलब है कि या तो पल्मोनरी एफियन हो जाएगा, यानी कि लंग्स के इर्द गिर्द पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये पेरिकार्डियम में, यानी कि हार्ट के इर्द गिर्द भी एडिमा होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे कि मैं बता रहा था कि वायरस की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और उससे एडिमा हो जाता है, और उस वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मैकेनिज़्म की वजह से मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जो कि वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू कहलाते हैं। सबसे पहला वार्निंग साइन है एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर पेशेंट को जिस्म में पेन हो रहा है और वो परसिस्टेंट है, लगातार रह रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये पेन जो है ये लीवर का साइज़ या स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ करने से भी हो सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग से भी हो सकता है। फिर है वोमिटिंग। वोमिटिंग 1 या 2 वोमिटिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि वार्निंग साइन नहीं ले सकते। लेकिन अगर परसिस्टेंट वोमिटिंग है, और फिर अगर उसमें ब्लड भी शामिल हो गया, जिसको हेमेटेमेसिस कहते हैं, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर वार्निंग साइन है। तो ये अगर वोमिटिंग लगातार रहे तो ये भी एक साइन ऑफ कॉशन है कि कुछ सीरियस चीज़ होने वाली है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। ये जो स्वेलिंग है ये 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में प्लूरल एफियन हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और एक्सटर्नल में जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है, पाँव पे या हाथ-पाँव पे और आँखों के गिर्द स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। फिर नंबर 4 पे है सब कुटेनियस या सब म्यूकोजल ब्लीडिंग। ये जो 2 लेयर्स हैं, ये इसका मतलब होता है स्किन के नीचे या म्यूकस के नीचे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग हेमेटेमेसिस हो सकती है, यानी कि उल्टी के साथ ब्लड आ सकता है। अगर पेशेंट को कफ़ है तो उसको हेमाप्टिसिस हो सकती है, यानी कि कफ़ के साथ ब्लड आ सकता है। फिर गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। फिर है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब जिसको हम आम ज़ुबान में नक्सीर कहते हैं, तो पेशेंट को नक्सीर हो सकती है। इनके जो साइंस हैं उसमें ब्लैक स्टूल आ सकता है, यानी कि जब इंटरनल ब्लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, जो कि एब्डोमिनल पेन का भी काज बन सकती है, तो उस सूरत में ब्लैक स्टूल आएगा, जिसको मलीना कहते हैं। और इसी तरह अगर इंटरनल ब्लीडिंग किडनीज़ में हो रही है, पेशाब के रास्ते में हो रही है, तो उसको हेमीचूरिया कहेंगे। तो नंबर 1 एब्डोमिनल पेन, नंबर 2 वोमिटिंग, नंबर 3 एडिमा, नंबर 4 ब्लीडिंग। नंबर 5 पे आके पल्स प्रेशर और ब्लड प्रेशर दोनों जो है काफ़ी रिड्यूस कर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट जो है लेथार्जिक हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है। उसको सुकून नहीं आता, बेचैनी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थकावट या फटीग हो जाती है। इस मौके पे अगर टेस्ट किया जाए तो लीवर या स्प्लीन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड उसी टाइम जब ये सारा कुछ बॉडी के अंदर होगा तो उसकी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और उस वक्त अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, लैब्स टेस्ट कराएंगे, तो उसके वाइट ब्लड सेल जो हैं WBCs, वो लेस दैन 4000 क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएंगे। प्लेटलेट गिर के 1 लाख या उससे कम हो जाएंगे, और प्लेटलेट का जो ड्रॉपिंग रेट है, यानी कि पर डे जो ड्रॉप है, वो 20,000 पर 24 आवर्स हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, और ख़ुसूसन डॉक्टर्स के जो ही इनमें से कोई 2 या 3 अलामात देखें, और साथ लेबॉर्ट्री सपोर्ट कर रही हो और ये चीज़ें उसमें आ रही हों जो मैंने भी बताई हैं, तो उस पेशेंट को फ़ौरी से पेशतर जो है किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें।
क्योंकि अब वो फर्दर हॉस्पिटलाइज हुए बगैर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच।